नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। सुस्वागत है आपका आज के इस बिल्कुल नए सेशन में। आज का टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल शासक। मुगल वंश की स्थापना के पश्चात से लेकर मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए मुगल शासकों को और उनके युग को उत्तरकालीन मुगल शासक के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आज बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में। तो उत्तरकालीन मुगल शासक याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना होती है और 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो समय काल रहता है, यह मुगल वंश के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक समय काल रहता है, जिसमें मुगल वंश अपनी शक्ति एवं अपने साम्राज्य विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। इस समय 1707 ईस्वी तक ये अपनी पराकाष्ठा पर रहता है। इसके पश्चात कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी घटना होती है वो होती है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का जो समय काल रहता है, इसे उत्तरकालीन मुगल शासक या उत्तरकालीन मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बोला जा रहा है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल राज्य की नींव रखी थी और अकबर जब बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी, उसके पश्चात 1530 ईस्वी में उसका देहावसान हो जाता है और उसके पश्चात वह अपनी सत्ता अपने पुत्र हुमायूं को सौंपता है। लेकिन हुमायूं का जीवन काल अत्यधिक उतार चढ़ाव से गुजरता है और आगे चल करके हुमायूं के पश्चात अकबर के हाथों में शासन सत्ता आती है। अकबर अपनी योग्यता से इस शासन सत्ता को प्राप्त करता है, हेमू को हराता है और फिर उसके बाद इसे विस्तार प्रदान करता है, इसे विस्तृत बनाता है। उसके बाद शाहजहां का काल आता है। शाहजहां के काल में मुगल काल जो रहता है ये अपनी भव्यता के चरम सीमा पर पहुंच जाता है। शाहजहां के काल में बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन होते हैं, इसमें हमें भवन निर्माण योजना जो है यह देखने को मिलती है। कई प्रकार के भवनों का निर्माण होता है और साथ ही साथ इनमें कई प्रकार के परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। पित्रादिव्रत तकनीक और दूसरी कई तकनीकें हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद औरंगजेब का काल जो आता है, इसमें हमें मुगल काल में मुगल साम्राज्य की जो नींव है औरंगजेब के काल उसके बाद डगमगाती हुई मिलती है। यहाँ पे याद रखिएगा जहांगीर का काल भी है। जहांगीर के काल में कोई विशेष परिवर्तन या कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती, इस वजह से जहांगीर के काल को यहाँ पर हमें एक सामान्य तौर पर देखना है, जिसमें चित्रकला का विकास मुख्य परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य में जो भी कमियां रहती है वह स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं और इसी कारण से इसके बाद शीघ्र इसका पतन शुरू हो जाता है। किसका? याद रखिएगा, मुगल काल का पतन शुरू हो जाता है। इसके पीछे कई कारण थे। पहला जो सबसे बड़ा कारण था कि क्षेत्रीय शक्तियां जो होती हैं ये शक्तिशाली होने लग जाती हैं। क्षेत्रीय शक्तियां जो होती हैं ये क्या हो जाती है? क्षेत्रीय शक्तियां ये शक्तिशाली हो जाती हैं, जबकि पहले ऐसा जब भी होता था तो इसे नियंत्रित कर लिया जाता था। आगे फिर यहाँ बोला जा रहा है कि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश के 11 शासक आते हैं जो शासन करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इतना योग्य नहीं होता है जिसकी वजह से ये इस सत्ता को अपने हाथों में क्या नहीं कर पाते हैं। ये जो शासक थे 11 शासक, ये इससे केंद्रीकृत नहीं कर पाते हैं और दिन प्रतिदिन मुगल सत्ता जो है ये कमजोर होती चली जाती है। आगे चल करके इन्हीं शासकों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होती चली जाती हैं। इन्हें उत्तरकालीन मुगल शासक के रूप में भी जाना जाता है। आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जिसमें आप यहाँ पर शासक एवं उनके जो परिवर्तन तो उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले शाहजादा मुअज्जम की हम बात करते हैं। ये बहादुर शाह प्रथम
इनके पुत्र जो थे उसके बाद फिर आते हैं जहांदार शाह शासक बनते हैं, उसके बाद अजीम उद शान बनते हैं, फिर फर्रुख सियर, अजीम उद शान के पुत्र थे फर्रुख सियर, रफी उद शान, इसके दो बेटे थे रफी उद दरजात और रफी उद दौला। फिर जहान शाह होते हैं, इनके बेटे बनते हैं मोहम्मद शाह, इनके हाथों में शासन सत्ता आती है। फिर अहमद शाह, अहमद शाह के पश्चात आलमगीर टू, आलमगीर टू के बाद शाह आलम टू, और उसके बाद फिर अकबर टू, और अकबर टू के पास पश्चात फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है ये शासन सत्ता को संभालते हैं। यहाँ याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसको याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन बन जाता है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर टू। अंतिम मुगल बादशाह अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय या टू, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 ईस्वी की जो लड़ाई होती है, या 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संघर्ष होता है, वो इन्हीं के नाम पर लड़ा जाता है। तो ये यही उसके नेतृत्व करता रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि मुख्य केंद्र बिंदु। और यहाँ पर ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आपका दूसरी कैटेगरी में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में जैसे आपको दे दिया जाएगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, उसके बाद फिर लिख दिया जाएगा अकबर टू, अकबर टू, उसके बाद फिर लिख दिया जाएगा बहादुर शाह जफर टू, बहादुर शाह जफर टू, और उसके बाद फिर बोल दिया जाएगा कि इसे सही क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करें। ऑप्शन दे देगा एक दो तीन, अनदर दे देगा तीन दो एक, और उसके बाद दे देगा दो एक तीन। तो सही कॉलम जो आएगा वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह के बाद अकबर टू, फिर बहादुर शाह जफर टू। तो एक दो तीन आपका सही हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से करके ये जो पोर्शन है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है ये आपका बनता है सही क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए। इसी तरह से और भी कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में, उसके बाद फिर अरेंजमेंट ऑर्डर में। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा शाहजादा मुअज्जम, इसका नाम बहादुर शाह प्रथम था, उसके बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के बाद आपका रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात, उसके बाद फिर रफ़ी उद दौला, रफ़ी उद दौला के बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर टू, फिर शाह आलम टू, उसके बाद अकबर टू, और फिर सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसके बाद मुगल वंश का पतन हो जाता है, या मुगल वंश की जो सत्ता है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर आ जाते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था, तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम जो है इनका शासनकाल कब होता है, तो याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम, इनका शासनकाल था 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही हैंडसम सा एक हमें चेहरा दिख रहा है। तो ये एक अच्छी, मतलब कि आप सिंबॉलिकली इसे, सिंपल अगर मैं बोलूँ, अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, हैंडसम चेहरा यहाँ पे कहने से अच्छा ज़्यादा सटीक रहेगा। कि पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो पिक्टोग्राफिक मेमोरी, पिक्टोग्राफिक मेमोरी जो है इसे आप बहुत सॉरी, पिक्टोग्राफिक मेमोरी को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। जैसे आपको बहादुर शाह जफर है, तो आप इस इमेज को अगर याद कर लें, तो इससे क्या रहेगा, आपको इनके बारे में डिटेल जो है ये याद करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये मेमोरी में पिक्चर के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनका वास्तविक नाम जो था वह था मुहम्मद मुअज्जम। क्या नाम था, मोहम्मद मुअज्जम। और इन्हें एक और अन्य नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा शाह ए बेखबर। तो बहादुर शाह प्रथम जो है इन्हें शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि इन्होंने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी थी, और उत्तराधिकार का जो इन्होंने युद्ध लड़ा था, उस उत्तराधिकार के युद्ध में जजाऊ में हुआ था युद्ध, जिसको आगरा का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें मुअज्जम जो था, मुअज्जम का युद्ध हुआ था आजम के साथ, तो मुअज्जम बनाम आजम ये युद्ध हुआ था। उसके बाद दूसरा युद्ध था बीजापुर का, जो कि दक्षिण भारत में हुआ था। इस युद्ध में मुअज्जम का जो युद्ध हुआ था वो
काम बख्श से हुआ था। तो मुअज्जम बनाम काम बख्श, ये दो युद्ध आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलते हैं। किसके काल में? तो याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम के काल में। और इसने एक बहुत बड़ी चाल चली थी अपने समय काल में, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा अपने मतलब नाम के अनुरूप लोग कहते हैं कि शाह ए बेखबर जो इसको नाम दिया गया था, इससे मतलब उसको वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी होता है। ये था कि साहू छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पौत्र थे साहू, उनको उन्होंने क्या कर दिया था? मुगल कैद से रिहा कर दिया था। और इससे क्या हो गया था? इसने सहिष्णु की नीतियां अपनाई थी। साथ ही साथ सिडनी ओबे जो है, इन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए और बहादुर शाह के बारे में अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए लिखा है, ये अंतिम मुगल बादशाह है जिसके लिए कुछ अच्छा कहा जा सके। किसने कहा है? तो याद रखिएगा सिडनी ओबे ने कहा है कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह था जिसके लिए कुछ अच्छा कहा जा सकता है। तो इस तरह से बहादुर शाह प्रथम जो है, इसके बारे में आप यहाँ पे जो जानकारियां हैं उसे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर जो नेक्स्ट हिस्सा आता है वो आता है जहांदार शाह के बारे में। जहांदार शाह के बारे में, उनके काल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा हमें विवरण मतलब या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं मिलती हैं। जहांदार शाह के बारे में जो मुख्य जानकारियां हैं उसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी का रहता है। इस महानुभाव को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? तो इसमें इनके अलग तरह के रीजंस थे जो यहाँ मतलब कि पोर्शंस में आपको आगे स्टडीज में मिलेंगे। जुल्फिकार खान जो है ईरान के निवासी थे, इनकी सहायता से ये बादशाह बने थे। जहांदार शाह जो है, इसने जुल्फिकार खां को वजीर का पद प्रदान किया था। याद रखिएगा जहांदार शाह ने किसे अपना वजीर बनाया था? तो जुल्फिकार खां को वजीर का पद बनाया था। यहाँ पर मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, जो भी पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, एग्जाम के पॉइंट्स दे रहा हूँ। और एग्जाम वो भी कौन सा? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका काम है इस इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रैब करना ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सके। आगे फिर उसका जहांदार शाह जो है, इसमें याद रखिएगा लंपट मूर्ख के नाम से इनको जाना जाता था। जहांदार शाह जो है ये ईरान के निवासी थे। ओके, और सॉरी, जहांदार शाह जो है ईरान कि मतलब कि जो इनका जहांदार शाह ने ईरान के निवासी जो थे उनको जुल्फिकार खां को अपना वजीर पद प्रदान किया था। साथ ही साथ इसके बाद अनदर जो पोर्शन आता है यह आता है आपका फर्रुख सियर के बारे में। फर्रुख सियर के बारे में आपको कई बार विवरण पढ़ने के लिए मिलेंगे और इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं मतलब इस टॉपिक से, फर्रुख सियर से। फर्रुख सियर के बारे में, तो फर्रुख सियर पिक्टोग्राफिक मेमोरी का अगर आप यूज़ करना चाहें तो इस ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। फर्रुखसियर के बारे में बताया गया है 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक का काल जो है यह फर्रुखसियर का काल कहलाता है। मैं फिर से बता दूं 1713 से 1719 तक का काल फर्रुखसियर का काल है। इसका अन्य नाम घृणित कायर था। घृणित कायर क्यों? क्योंकि जिस किसी पर भी शक होता था ये उसे तुरंत मौत की सजा दे देता था बिना हिचकिचाए, बिना किसी तरह की सोच विचार के। और साथ ही साथ इसका पुत्र था अजीम उस शान का, ये पुत्र सैयद बंधु जो है इनकी सहायता से यह बादशाह बना था। ये एक पॉइंट आ जाता है, सैयद बंधु उसमें किंग मेकर बने हुए थे, फर्रुखसियर को उन्होंने ही राजा बनाया था। सैयद बंधु दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, यही डिसाइड करते थे कौन किंग बनेगा। यहाँ पे याद रखिएगा डिसाइड करते थे मतलब इनके हाथों में पॉलिटिकल पावर जो है वो बहुत ज्यादा आ गई थी। साथ ही साथ है अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया था। जब सैयद बंधुओं ने इसे सुल्तान बनाया तो उसके बाद अब्दुल्ला खां को इन्होंने वजीर बना दिया था, हुसैन अली को मीर बख्शी बनाया था। सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासन निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा किंग मेकर के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो फर्रुखसियर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये याद रखिएगा, एग्जाम या एग्जामिनर का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पसंदीदा क्वेश्चन है कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। आई होप मेरी बातें, मेरे पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उन पॉइंट्स को और इन वीडियोस को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकूं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है रफ़ी उद दरजात के बारे में। रफ़ी उद दरजात का जो काल है वो 1719 ईस्वी में है। सैयद बंधु जो है उन्होंने फर्रुखसियर की जब हत्या करवाई तो उसके बाद रफ़ी उद दरजात या रफ़ी उद शान के पुत्र रफ़ी उद दरजात को शासक बना दिया, किंतु उनकी मृत्यु बीमारी से ही हो गई। रफ़ी उद दरजात जो थे वो बीमारी से मर गए। तो क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो बीमारी से मर गया था, या लेटर मुगल। तो याद रखिएगा रफ़ी उद दरजात ये वो शासक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी से। आगे फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन बताया जा रहा है, ये है आपका रफ़ी उद दौला के बारे में। रफ़ी उद दौला कौन थे? तो रफ़ी उद दौला 1719 ईस्वी में मुगल शासक बनते हैं और इनके बारे में बताया गया है रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद सैयद बंधु रफ़ी उस शान के दूसरे पुत्र रफ़ी उद दौला को शासक बनाते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब आप अगर यहाँ एक पैटर्न देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि मुगल शासकों के, या यूं कहिए कि शक्तिशाली मुगल शासकों के पश्चात जो भी मुगल शासक आए या लेटर मुगल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, कोई भी शासक लंबे समय तक टिक ही नहीं पाया, लंबे समय तक शासन ही नहीं कर पाया। इसके पीछे परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन उन परिस्थितियों ने कोई सकारात्मक भूमिका निभाई नहीं शासन सत्ता को बेहतर बनाने में। और ये भी एक कारण था कि दिन प्रतिदिन मुगल शासक और मुगल शासन वंश जो है या मुगल शासन व्यवस्था जो है यह दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई, और समय के साथ यह इस अवस्था में पहुंच गई कि जैसे ही 1857 की क्रांति का समय आया, उस समय ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। हालांकि 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के पश्चात मुगल सत्ता लगभग समाप्ति की कगार पर जानी आरंभ हो चुकी थी और 1857 में अंतिम रूप से इसकी जो आप कह सकते हैं मरण सैया है, उस मरण सैया पर इसे लिटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले ही देखने के लिए आपको मिल जाती है, जैसे यहाँ पर शासकों का बहुत ही कम समय में परिवर्तित होते जाना इस चीज को इंगित करता है। तो रफ़ी उद दौला जो है, रफ़ी उद दौला 1719 ईस्वी में शासक बनता है। रफ़ी उद दौला की मृत्यु के बाद सैयद बंधु ने क्या किया था, तो याद रखिएगा रफ़ी उस शान जो है, रफ़ी उस शान को शासक बनाया, जो कि सॉरी रफ़ी उस शान के दूसरे पुत्र रफ़ी उद दौला को शासक बनाया, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इससे ये भी चेंज मतलब हो जाती है, ये शासक जो है, इनका भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट शासक जो बनते हैं ये थे मोहम्मद शाह। इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। लंबे समय तक शासन करने वाले जो लेटर मुगल्स, उसमें एक इन्हीं का नाम आता है। मोहम्मद शाह जो है, इनका शासनकाल 1719 से 1748 तक हमें साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल हमें देखने के लिए मिलता है, ये कब मिलता है? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह का शासनकाल हमें 1719 से 1748 तक मिलता है। इनका एक अन्य नाम था रंगीला बादशाह, और जहान शाह का पुत्र, ठीक है, जहान शाह का पुत्र सैयद बंधुओं ने ही इन्हें भी शासक बनाया था। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की धोखे से हत्या करवा दी। अब मोहम्मद शाह, देखिए सैयद बंधु खुद को तो किंग मेकर समझते थे, उन्होंने कईयों को मींस किंग बनाया, तो उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें क्या कर सके, धोखा दे सके या बिट्रे कर सके। लेकिन मोहम्मद शाह जो थे, ये उनकी सोच से ज्यादा आप कह सकते हैं चालाक या तेज तर्रार निकलते हैं, और ये सैयद बंधुओं को क्या कर देते हैं, सैयद बंधु इनको शासक बनाते हैं। मोहम्मद शाह जो है सैयद बंधुओं को ही धोखे से क्या करते हैं, मरवा देते हैं। और फिर आगे चल करके इनके काल में परिवर्तन होता है, जजिया कर को ये अंतिम रूप से समाप्त कर देते हैं। जजिया एक प्रकार का कर है जो लिया जाता था लोगों से, उसे ये पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। और जजिया कर को समाप्त करने के साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी परिवर्तन किए, जैसे कई सूबेदार जो थे, इन्होंने अपने समय काल में इन्होंने अपने समय काल में अपनी स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखने के लिए मिलता है, क्वेश्चन इससे बनता है। जैसे हैदराबाद ने क्या किया था, हैदराबाद के शासक थे निजाम उल मुल्क आसफ जहां, उन्होंने अब हैदराबाद को एक अलग राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था। उसी तरह सआदत खान ने अवध में और बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने एक अलग सत्ता स्थापित कर ली थी। यहाँ पे याद रखिएगा ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करते थे।
हालांकि कभी भी स्पष्ट रूप से इन्होंने ये नहीं कहा कि हम पूर्ण रूप से मुगल सत्ता से स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते, ऐसा अनाउंसमेंट पब्लिकली नहीं किया, लेकिन इनकी कार्यशैली और बाकी के जो परिवर्तन है वो स्पष्ट रूप से इनसे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र इंगित कर दिया था। आगे फिर उसके बाद अनादर शाह हमें विवरण मिलता है, ये मिलता है नादिर शाह का आक्रमण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। नादिर शाह कौन था? तो नादिर शाह ये फारस का शासक था और इसकी साम्राज्य विस्तार की नीति थी। ये सीधा अपने साम्राज्य का विस्तार और ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करना चाहता था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसने भारत की सत्ता समृद्धि को समझते हुए 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और बोला जा रहा है करनाल का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद शाह जो है ये पराजित हो जाता है। नादिर शाह लगभग 2 माह दिल्ली में रहा था। फारस ये वापस जाता है और वहां पर मुगल खजाना ये लूटता है और उसके साथ ही साथ तख्ते ताऊस जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता है और साथ ही साथ कोहिनूर हीरा इसे अपने साथ ले जाता है। तख्त याद रखिएगा, तख्ते ताऊस और मयूर सिंह जिसे मयूर सिंहासन बोलते हैं और कोहिनूर है इनके बारे में। मयूर सिंहासन जो है ये आपका पूर्ण रूप से क्या था? पूर्ण रूप से ये सोने से बना हुआ था मयूर सिंहासन, और पूर्ण रूप से सोने से बना हुआ था। एक तो पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है इसमें कई प्रकार के बेशकीमती रत्न जड़े थे और ये छोटा मोटा कोई आपका तख्ते ताऊस नहीं था, याद रखिएगा। ये पूर्ण रूप से गोल्ड का तो बना ही हुआ था, बड़ा भी था। अगर मैं सीधे तौर पर अगर स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहूँ तो आपने पानीपत नाम की एक फिल्म है उसे आप देखिएगा। उस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कौन? तो ये तख्ते ताऊस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद फिर अनदर आ जाता है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रहती हैं। इसे कई बार लोग श्रापित हीरा भी बोलते हैं, कई बार इसे लोग भारत की शान भी बोलते हैं, कई बार इसे कहा जाता है कि यह देवताओं के लिए नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ ये इंसानों के लिए नहीं है, इस हीरे को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? देवता धारण कर सकते हैं। तो कई प्रकार के मिथ हैं, कई प्रकार के लॉजिक हैं जो लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि ये ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है और वहाँ के राजा के या राजा के ताज में जड़ा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा जो है यह हीरा भी ये नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। आगे फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह का जो शासन काल था इसको याद रखिएगा। अहमद शाह का शासनकाल 1748 ईस्वी से 54 ईस्वी तक रहता है मोहम्मद शाह के पश्चात। और इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला शासक था और एक तरह से आप कह सकते हैं ये उसका एंसेस्टर भी था, तो इसने उसे एक्सपेंड किया या उस आक्रमण को और ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया था। इसी के समय काल में पानीपत की लड़ाई होती है, याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध जो होता है वो होता है, पानीपत में अलग अलग युद्ध हुए थे, ये तीसरा युद्ध था, आप कह सकते हैं। और इस युद्ध में मराठा शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा मराठा शक्ति जो है इसका पतन हो जाता है, क्योंकि मराठा शक्ति को ये बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाता है। तो इस कारण से इसे भी याद रखना जरूरी है। आगे फिर नेक्स्ट आपका हिस्सा आता है, ये है आपका आलमगीर द्वितीय। ये शासक बनते हैं, आलमगीर द्वितीय के बारे में बताया गया है। आलमगीर द्वितीय का जो शासन काल था ये 1754 से 1759 ईस्वी तक था। इसके शासन काल में क्या होता है? तो याद रखिएगा पलासी का युद्ध होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में हुआ, ये सबको पता है। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझिए कि एग्जामिनर को पता है कि हर व्यक्ति पलासी का युद्ध 1757 पढ़ के आता है, तो इसीलिए अब एग्जामिनर ये पूछता है कि कौन था उस समय मुगल शासक? तो आलमगीर द्वितीय जो है ये कौन था? ये उस समय भारत में मुगल शासक था और इसी के समय काल में पलासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके मध्य में युद्ध होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला जो था ये तो स्वतंत्र शासक था बंगाल का, तो ये भी एक कारण है कि आलमगीर द्वितीय को कभी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेंड है, मॉडर्न पैटर्न है, इस पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडर्न पैटर्न में वो फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं जो अवे फ्रॉम ट्रैक है, अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल ट्रैक। ठीक है, ट्रेडिशनल जो ट्रैक है, अवे फ्रॉम
ट्रेडिशनल ट्रैक जो है उसको फॉलो करते हैं, तो इस उस चीज को बताता है। आगे फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय का जो शासन काल था ये हमें देखने के लिए मिलता है 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसके शासन काल में घटनाएं कौन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जैसा मैंने अभी बताया था। फारस या ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी होता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध जब होता है, शाह आलम द्वितीय उस समय शासक रहते हैं, लेकिन इस समय जो अंग्रेज है वो इनकी जो पावर होती है, अलाइज पावर होती है, उसे हरा देते हैं, जिसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करते हैं। मुनरो इसमें जीत जाता है। ब्रिटिश ये जो कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, ब्रिटिश कंपनी का, आर्मी का। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आता है, इलाहाबाद की संधि में कौन कौन से प्रावधान आते हैं, तो इलाहाबाद की संधि में पॉइंट या प्रावधान आते हैं। शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। चूंकि शक्ति थी नहीं, अंग्रेजों ने मजबूर किया, तो देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कंपनी को बिना कर दिए अवध में व्यापार की अनुमति मिल जाती है, वहां पर भी कंपनी का हस्तक्षेप हो जाता है आरंभ। और मुगल शासक को वार्षिक पेंशन देने का ये निश्चय करते हैं, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, भारत का बादशाह या भारत के जो सबसे शक्तिशाली शासन वंश थे, जिन्हें मुगल शासक कहा जाता था, इनको पेंशन देने लगे अंग्रेज। ये स्थिति हो गई थी मुगल शासकों की, या लेटर मुगल्स की। आगे चल करके युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया था, जिसके बाद यह घोषित हो जाता है कि शाह आलम द्वितीय को अब अंग्रेजों का संरक्षण प्रदान है। तो ये भी एक पॉइंट है कि अंग्रेजों का संरक्षण प्रदान है, ये भी इन चीजों से वहां पे क्या हो जाता है, मेंशन हो जाता है, या स्पेसिफिकली वो क्लियर हो जाता है। आगे फिर अकबर द्वितीय का समय आता है, अकबर द्वितीय का शासन काल आता है, जो कि 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक शासन काल में रहते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में ये शासक बनते हैं, और साथ ही साथ राम मोहन राय को इन्होंने, राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि दी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान की थी किसने? ये प्रदान की थी अकबर द्वितीय ने। और ब्रिटेन में महारानी के पास संदेश देने के लिए उन्होंने भेजा था, और भारत में मुगलों की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। इससे ये साफ तौर पर क्या हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। आगे फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर आते हैं। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनका शासनकाल आप याद रखिएगा 1837 से 1858 ईस्वी तक। 18 ये अंतिम मुगल बादशाह थे, मैंने शुरू में भी बताया। 1857 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और पराजित होने के बाद उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़कर क्या किया था, रंगून भेज दिया जाता है। म्यांमार में रंगून या बर्मा भेज दिया जाता है, आप बोल सकते हैं। 1862 में बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, तो याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है, मुगल एम्पायर जो रहता है अपने पीक पर जो पहुंचता है वो 1707 ईस्वी में रहता है। इसके बाद मुगल एम्पायर का पूरे तरीके से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब पीक पे रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का जो इलाका है कांधार, यहाँ से ये शुरू होता है। नीचे आपका विजयनगर साम्राज्य, या यूँ कह सकते हैं वर्तमान समय का कर्नाटक और तमिलनाडु तक का जो इलाका है वहाँ तक फैला हुआ रहता है। ऊपर में आप देख सकते हैं नेपाल का जो इलाका है वहाँ तक का पूरा हिस्सा, भूटान, असम, और उसके अलावा बर्मा, उस समय का जो आज का जो म्यांमार है, उस समय वहाँ के भी कुछ हिस्से, ये पूरे तरीके से पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में रहते हैं, मुगल शासकों के अधीन, मुगल शासन के नियंत्रण में रहते हैं। वास्तव में सच्चाई ये है कि ठीक है, मुगल साम्राज्य कमजोर तो होता है, लेकिन औरंगजेब के समय में ये जो मुगल साम्राज्य, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा मुगल साम्राज्य अपने पीक पर रहता है, मतलब अपनी चरम चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। तो ये भी एक कारण है कि मुगल साम्राज्य जो है उसका जो गोल्डन पीरियड जो रहता है, साम्राज्य एक्सपेंशन या लार्जेस्ट एरिया, ये आपका कब दिखता है, ये हमें दिखाई देता है औरंगजेब के काल में। हालांकि औरंगजेब ने इसके लिए बहुत सारे कड़े नियम भी अपनाए थे, जिनके कारण कहा जाता है कि
मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और इसी कारण से ये औरंगजेब की नीतियों को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी भी माना जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा। तो खैर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है जिसमें अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बस याद रखना है औरंगजेब के काल में ये जो मुगल एम्पायर था ये अपनी पराकाष्ठा पर था। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर था, ये सेशन था, ये मैंने पूरा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें या वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर दें। इसी के पश्चात, इसी के द्वारा हमें यह समझ में आएगा कि आपको जो हमारा कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, और उसके बाद हम और भी रोचक तथा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव जो सेशन होता है उस सेशन को आपके समक्ष लेकर के आएंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, बेहतर ढंग से इनका आउटकम निकाल सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।